पेपर लीक के मामले में तो मानते हो कि गहलोत सरकार से भजनलाल सरकार बेहतर है, 2 सालों के अंदर पेपर तो लीक नहीं हुआ, इसके लिए तो उनकी तारीफ करोगे आप? मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर युवाओं के हित से खिलवाड़ करता है, चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, और किसी को ये अधिकार नहीं है, देश में कोई व्यक्ति भी हो, कि नौजवानों के भविष्य से कोई खिलवाड़ करे। और ये इन बातों पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा कि प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें दल आते जाते रहे। पहले भी सामने आया, पहली बार इतना बड़ा, पहली बार इन तमाम चीज़ों को गलत बोल रहे हो, आपने ढंग से उस मुद्दे को समझा नहीं है। अच्छा, जो प्रमाण राहुल गांधी जी ने फैक्ट्स के ने छवि मतलब पूरे इंडिया की, हिंदुस्तान का है नाम रोशन कर दिया। उस छवि का क्या करेंगे हम छवि का, जब आक्रमण हम पे हो रहा है, टैरिफ हम पे लग रहा है, सीमा हमारी अतिक्रमण की जा रही है, सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं, तो उस छवि का हमें क्या लाभ मिल रहा है भाई? छवि बात ले दे के बाद छवि की रह गई ना, तो छवि से आप वोट बटोर सकते हो, लेकिन देश आपकी सरकार थी, आप भी चाहते थे, आप तो अजमेर से लेकर जयपुर पैदल चले थे। क्या लगता है कि इन बेरोजगारों के लिए क्या एक मॉडल होना चाहिए? अब देखिए ना, कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि आरपीएससी के जो सदस्य है ना, उनकी भूमिका संदेह के अंदर। अब कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने नज़र डाली, उसके ऊपर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई जो लोग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, अगर वही प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ करप्शन में लिप्त पाए गए, जेलों में पड़े हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, तो बात स्थापित हो गई है कि जिन पे जिम्मेदारी थी नौकरी पैदा और करने की, नौकरी देने की, वही अपने आप में लिप्त थे। इसे मैं चाहता हूँ कि जिनके जो इन्वॉल्व हैं या एविडेंस से पकड़े गए हैं, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, अधिकारी हो, नेता हो, समाज सेवक हो, उसको तो ऐसा दंड मिलना चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। और जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, उनके साथ भी हमें ऐसा कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा कि उनको हम तकलीफ और दुख ना दें। कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, उनके ज़माने की राजनीति क्या कुछ उनसे सीख कर आगे बढ़ानी चाहिए लोगों को, क्या कुछ? देखो, हर पीढ़ी की अलग राजनीति होती है, और कर्नल साहब ने फ़ौज में काम किया, फिर कई बार वो सांसद रहे, और उस ज़माने के अलग व्यवहार होते थे, अलग तरह की गतिविधि होती थी। लेकिन ये बात सच है कि उन्होंने हमेशा से ही जनता से जुड़ाव रखा, और ये बात सच है, हर दशक, हर पीढ़ी में जो लोग, जो जनप्रतिनिधि जनता से भावनात्मक और जुड़ाव अपना बनाए रखेंगे, वो एक बहुत बड़ी पूंजी होती है प्रतिनिधि के लिए, और वो हर समय महत्वपूर्ण रहती है, चाहे हम सत्ता में हों, चाहे विपक्ष में हों, चाहे हारें चाहे जीतें, और वो उस परंपरा को हमें आगे कायम रखना चाहिए। सर, सब इंस्पेक्टर भर्ती का जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद में 2 तरह की प्रतिक्रिया है। सरकार के अंदर आपने देखा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब हमने एसआईटी गठन की इसीलिए ये हुआ, मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब कोर्ट ने जो अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है, इतना क्या लगता है कन्फ्यूजन है? और दूसरा मेरा सवाल है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो कि जिन्होंने पढ़ाई की थी, पैसे खर्च किए, 5-10 साल खर्च किए, वो लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये फैसला कहीं ना कहीं गलत है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसको खींचा गया मामले को, बहुत समय पर इसका निर्णय लिया जाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश सरकार ने ऐसा किया नहीं, और वादा किया था चुनाव से पहले कि हम सबको सुलझा देंगे। आपने कमेटी गठित कर दी, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, मंत्री क्या बोल रहे थे, हलफनामा आपने कोर्ट में क्या दिया, कोर्ट का निर्णय क्या आया, तो हर तरफ कन्फ्यूजन रहा। ना तो किसी की नीति स्पष्ट रही, ना नियत स्पष्ट रही। उसका खामियाजा किसने भुगता? उन लोगों ने जिन्होंने अपने माँ बाप से कैसे कैसे पैसे लेकर कोचिंग करी, हॉस्टलों में रहे, कई साल तक मेहनत करी, परीक्षाएं दी, और दुर्भाग्यवश पेपर लीक हुआ, और कई जगह हुआ। तो अनेक जगहों पे, अनेक परीक्षाओं में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई, और उस पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये एक जो प्रकरण आया सामने, इससे बात स्थापित हो गई है कि जो व्यवस्था है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें ही सेंधमारी हो चुकी है, और अगर उसका हम इलाज नहीं करेंगे तो भविष्य में दोबारा कुछ न कुछ ऐसे दोबारा होगा। मैं चाहता हूँ कि जिनके जो इन्वॉल्व हैं या एविडेंस से पकड़े गए हैं, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, अधिकारी हो, नेता हो, समाज सेवक हो, उसको तो ऐसा दंड मिलना चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। और जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, उनके साथ भी हमें ऐसा कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा कि उनको हम तकलीफ और दुख ना दें। आपकी सरकार थी, आप भी चाहते थे, आप तो अजमेर से लेकर जयपुर पैदल चले थे। क्या लगता है कि इन बेरोजगारों के लिए क्या एक मॉडल होना चाहिए? अब देखिए ना, कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि आरपीएससी के जो सदस्य है ना, उनकी भूमिका संदेह के अंदर। अब कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने नज़र डाली, उसके ऊपर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई जो लोग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, अगर वही प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ करप्शन में लिप्त पाए गए, जेलों में पड़े हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, तो बात स्थापित हो गई है कि जिन पे जिम्मेदारी थी नौकरी पैदा और करने की, नौकरी देने की, वही अपने आप में लिप्त थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए पूरे नए सिरे से इसका गठन होना पड़ेगा, और पारदर्शी तरीके से चयन हो। किन मापदंड से आप नियुक्तियाँ कर रहे हैं? पद संवैधानिक हो सकती है, लेकिन उसका नाम रिकमेंड कौन कर रहा है, चुन कौन रहा है, किसने उनको वहाँ पे जिम्मेदार पोजीशन पे लाया? अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना।
अब वो आरपीसी के नाम ले रहे हैं, लेकिन वहाँ कौन बैठा, किसने बैठाया, कैसे बैठे, क्या अकाउंटेबिलिटी किसकी है, तो वो तय करना बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ इसमें कि ये 2 साल से इस सरकार ने चुनाव के समय बहुत लंबे लंबे वादे किए थे, परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर, भर्तियों को लेकर, आरपीसी को लेकर, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं करी। और ये अनिर्णय और इंडिसीजन की वजह से ही इस प्रकार का ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है। पेपर लीक के मामले में तो मानते हो कि गहलोत सरकार से भजनलाल सरकार बेहतर रहे, 2 सालों के अंदर पेपर तो लीक नहीं हुआ, इसके लिए तो उनकी तारीफ करोगे आप? मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर युवाओं के हित से खिलवाड़ करता है, चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, और किसी को ये अधिकार नहीं है, देश में कोई व्यक्ति भी हो, कि नौजवानों के भविष्य से कोई खिलवाड़ करे। और ये इन बातों पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा कि प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें, दल आते जाते रहते हैं। व्यवस्था जो है अगर वो विश्वासजनक नहीं होगी तो लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चुनौती है। वोट चोरी को लेकर आप पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, राहुल गांधी के साथ में भी थे, क्या लगता है रियलिटी क्या है? मतलब प्रैक्टिकली आप तो इसमें कुछ बचा नहीं, सुनो मेरा बयान है, आप उसमें कुछ बचा नहीं। पहले भी सामने आया, पहली बार इतना बड़ा, पहली बार इन तमाम चीजों को गलत बोल रहे हो। आपने ढंग से उस मुद्दे को समझा नहीं है। अच्छा, जो प्रमाण राहुल गांधी जी ने फैक्ट्स के साथ, आंकड़ों के साथ, फोटोग्राफ के साथ दिए हैं, उसको कौन झुठला रहा है? एक मकान में 200-250 लोग वोट बना दिया आपने, एक विधानसभा में 90,000 वोटर का हेरफेर कर रहे हो। निर्वाचन आयोग हमको वोटर लिस्ट दे नहीं रहा। निर्वाचन आयोग जो वोटिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज हैं उसको नष्ट करना चाहता है। निर्वाचन आयोग हल्फनामा देकर ये कहता है कि हम वोटर लिस्ट शेयर नहीं करेंगे। ये तो अभी हुआ है ना। और चुनाव आयोग का जो मुखिया हैं उसके जो चयन की प्रक्रिया उसको क्यों बदला? पहले प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस होते थे। चीफ जस्टिस को हटा दिया और गृहमंत्री को डाल दिया। मतलब 2 का बहुमत है, जिस मर्जी को आप बना दीजिए। और ये जो हो रहा है इसमें जवाब बिल्कुल मिल नहीं रहे ना। हमने कहा ये प्रकरण सामने आया, 6 महीने मेहनत करके हमने तथ्य सामने लेकर आए, इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि हम फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ महिलाएं, माँ बहन बेटियाँ वोट डाल रही हैं। ये क्या तथ्य है? पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। वोटिंग बूथ में आप फुटेज को डिस्ट्रॉय करें ताकि लोग कोर्ट ना जा सकें। एविडेंस नहीं होगा तो आप कोर्ट में क्या पेश करेंगे? तो ये सारी जो हरकतें हैं इस तरह इशारा करती हैं कि इनके मन में कहीं ना कहीं मैल है। लेकिन राहुल जी ने पीड़ा उठाया है कि हम वोट चोरी को होने नहीं देंगे, और कोई कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, लेकिन जनता इस मुद्दे के साथ है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लड़ती रहेगी। टैरिफ को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। कल आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की बाकी जो लोगों से मुलाकात हुई है, चीन के राष्ट्रपति से दबाव बढ़ रहा है अब अमेरिका पर? कौन से दबाव की बात कर रहे हैं भाई? वो तो कहता है, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमने 42 बार कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने धमकी दी है, व्यापार का लालच और डर दिखाकर मैंने युद्ध विराम कराया है। उसको झुठला नहीं रहे हैं। अब जो सरहद पर हमारे लोगों के, सैनिकों के सर काट रहे हैं, जो हम पे गोलियां दाग रहे हैं, हमारी ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, उनसे जाके आप सुरक्षा मांग रहे हो क्योंकि आपसे अमेरिका की बात नहीं है। अब हाउडी ट्रंप कहाँ गया? और वो अहमदाबाद ला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उनके प्रचार कर रहे हैं, जाके अमेरिका में उनका साथ दे रहे हैं। क्या दोस्ती न? व्यक्तिगत दोस्ती दुश्मनी से देश का हित अगर हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आर्थिक नीति और कूटनीति में हम लोग पिछड़ रहे हैं। हमारे जो समर्थन हमको विश्व में मिलना चाहिए यूएन में, वो नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान द्वारा जो स्पष्ट आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, वो देश पर हमला था, उस पर भी पर्याप्त जन समर्थन विश्व भर के लोगों का हमको नहीं मिला। ये बहुत बड़ी चूक है हमारी। बीजेपी कहती है कि विश्व के अंदर मोदी जी ने छवि, मतलब पूरे इंडिया की, हिंदुस्तान का है नाम रोशन कर दिया। उस छवि का क्या करेंगे हम? छवि का जब आक्रमण हम पे हो रहा है, टैरिफ हम पे लग रहा है, सीमा हमारी अतिक्रमण की जा रही है, सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं, तो उस छवि का हमें क्या लाभ मिल रहा है भाई? छवि बात ले दे के बाद छवि की रह गई ना। तो छवि से आप वोट बटोर सकते हो, लेकिन देश का हित कैसे कर रहे हो? आखिरी सवाल सर, भजनलाल सरकार के बारे में क्या कहेंगे? इनके 2 साल का जो कार्यकाल रहा, क्या कुछ लग रहा है? जो वादे किए थे जनता समझ गई है, वादे झूठे निकले, और सरकार हमेशा कंफ्यूजन में रहती है। कंफ्यूज सरकार है। मुझे लगता नहीं कि कोई अपना प्रभावी सरकार छोड़ पाई जनता की।